टुडे इज लेक्चर 5। हम लोग डेल एन डेल्टा फंक्शन इन डिस्क्रीट टाइम पढ़े थे। डेल एन इज इक्वल टू 1 व्हेन एन इज इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। तो डेल एन एन इज इक्वल टू 0 पे एक इम्पल्स आएगा 1 यूनिट का, और बाकी सब एन की वैल्यू के लिए डेल एन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो डेल एन इसको हम यू एन माइनस वन के फॉर्म में भी पढ़े थे। जब हम इसका शिफ्टिंग करेंगे राइट साइड तो ये क्या हो जाएगा, डेल एन माइनस वन शिफ्ट होके 0 से 1 पे चला जाएगा, तो 1 पे वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही डेल एन प्लस 1 शिफ्टिंग करेंगे तो ये डेल एन लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, -1 पे चला जाएगा, और इसका एम्पलीट्यूड होगा 1। ठीक है, तो ये भी डेल फंक्शन के फॉर्म में लिख लिए, इसको भी शिफ्टिंग करके डेल फंक्शन के फॉर्म में लिख लिए। एक फंक्शन है एफ एन जो कि बहुत सारे सैंपल्स का एडिशन है। 0 पे इसका वैल्यू है 3, 1 पे -3, 2 पे 2, -1 पे -2, -2 पे 4 एंड 3, और 3 के पास 0 है, -3, और -3 के पहले 0 है। तो इस सिग्नल को जो 0 पे 3 यूनिट का सैंपल है, तो डेल एन था तो 1 यूनिट था, डेल एन में एम्पलीट्यूड 1 था तो 3 यूनिट हो गया, इसका मतलब कि 3 डेल एन हो जाएगा ये। ठीक ऐसे ही 1 यूनिट 1 पे एन की वैल्यू 1 पे एम्पलीट्यूड -3 है, तो इसको हम -3 शिफ्टिंग है n इज इक्वल टू 1 पे, तो इसको हम डेल n -1 -3, क्योंकि एम्पलीट्यूड -3 है, -3 डेल n -1 लिख सकते हैं। 2 पे 2 एम्पलीट्यूड का है तो 2 टाइम्स डेल n -2, राइट साइड शिफ्टिंग है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 पे वैल्यू है -2, तो -2 डेल n प्लस 1, क्योंकि -1 पे वैल्यू है। -2 पे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 डेल n प्लस 2, 4 एम्पलीट्यूड है इसलिए। तो एफ एन को हम समेशन ऑफ डेल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी सैंपल हैं, जितना एम्पलीट्यूड है, जितना शिफ्टिंग है डेल एन का, उसके अकॉर्डिंग हम एफ एन को लिख सकते हैं। इस वाले सैंपल को लिख दिए 4 डेल एन प्लस 2, -2 एम्पलीट्यूड है तो -2 डेल n प्लस 1 एंड +3 डेल n, -3 डेल n -1 +2 डेल n -2। ठीक है, तो किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम समेशन ऑफ डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बस एम्पलीट्यूड कितना है इसका ध्यान रखना होगा, कितनी शिफ्टिंग है उसका ध्यान रखना होगा। हम उसको समेशन ऑफ डेल के फॉर्म में किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए यूएन है, यूएन को हमने डिफाइन किया था डिस्क्रीट टाइम में कि यू एन इक्वल टू होता है 1 व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन n इज लेस देन 0। ठीक है, तो यूएन में देखिए कि जब n की वैल्यू लेस देन 0 है तो 0 होगा, हर जगह 0 होगा वैल्यू। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 या 0 से ग्रेटर के लिए क्या होगा, एम्पलीट्यूड 1 होगा। तो ये हो गया यूएन। तो ये भी तो, इसको भी तो हम डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यूएन ये हो गया, इसको हम डेल एन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल एन जो कि एम्पलीट्यूड 1 है, 1 तो सबका है तो एम्पलीट्यूड के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड सबका 1 रहेगा। शिफ्टिंग करके केवल लिखना है, इसको लिखेंगे, इस वाले जो 0 वाले सैंपल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल एन। 1 वाले सैंपल को लिखेंगे तो इसी का शिफ्टेड है, डेल एन का शिफ्टिंग 1 पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन -1। डेल एन को शिफ्ट करके 2 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल n -2, प्लस ऐसे ही शिफ्टिंग करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो जो un था जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था, उसको भी हम समेशन ऑफ डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है, इसको हम एक जनरलाइज्ड वे में कैसे लिख सकते हैं, यू एन इज इक्वल टू समेसन के इज इक्वल टू 0 to infinity डेल एन माइनस के। अब देखिए के की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन आ जाएगा। के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल प्लस डेल एन माइनस 1 ये आ जाएगा, प्लस के की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन माइनस 2 ये आ जाएगा। के की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एन माइनस 3 इसके बाद वाला आ जाएगा। ऐसे ही चलते चलते ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो यूएन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डेल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम समेशन ऑफ डेल फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी है, इसमें टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में टी है, वन स्लोप का लाइन है, स्लोप 1 है तो वन स्लोप का लाइन है। इसको हम यूटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो यूटी डिफाइन होता है, यूटी ये टाइम डिस्क्रीट नहीं है, ये हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूटी हमारा डिफाइन होता है वन व्हेन टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 0 से लेस के वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों सिग्नल को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों सिग्नल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यूटी में 0 से लेस के लिए क्या है, 0 से लेस के लिए वैल्यू है 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, लेस के लिए 0, एंड ये 1 है 0 से ग्रेटर के लिए, तो 1 से किसी भी स्ट्रेट लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये हो जाएगा वन स्लोप का लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, रैंप फंक्शन है। रैंप फंक्शन को भी हम ऐसे ही डिफाइन किए थे कि आर टी जो होगा रैंप फंक्शन वो टी इंटू यू टी होगा। जब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे यूटी को इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें डाल के देखेंगे तो क्या होगा, ये आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी व्हेन टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रैंप फंक्शन। तो रैंप फंक्शन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी एंड यू टी, टी इंटू यू टी का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो देखिए आर टी को हम आर टी माइनस 0 लिख दिए। देखिए इसकी हम शिफ्टिंग देखेंगे, अलग अलग शिफ्टिंग देखेंगे। तो शिफ्टिंग कैसे करना है हम एक तरीके से पहले देख चुके हैं, आज हम देखेंगे एक दूसरा सिंपल तरीके से कि यदि आर टी माइनस टी नॉट है, आर टी माइनस टी नॉट है, तो ये जो होगा स्ट्रेट लाइन, ये जो होगा रैंप फंक्शन, ये स्टार्ट होगा स्लोप इज चेंज्ड एट टी नॉट, स्लोप इज चेंज्ड एट टी नॉट। तो जैसे आर टी है तो हम आर टी माइनस टी नॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। आर टी माइनस टी नॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब कि ये आर टी माइनस टी नॉट क्या शो करता है कि स्लोप इज चेंज्ड एट टी नॉट पे स्लोप चेंज होगा। तो यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू है 0, तो स्लोप चेंज्ड एट टी नॉट, टी इज इक्वल टू 0, तो टी नॉट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखिए 0 पे स्लोप चेंज हो रहा है, लेकिन हम एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं जो कि आर टी प्लस 1 है। तो आर टी प्लस 1 को हम आर टी माइनस टी नॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इसका मतलब कि स्लोप इज चेंज्ड एट टी इज इक्वल टू -1। अब आर टी हमारा 0 पे स्लोप था, इसके पहले देखिए 0 के पहले स्लोप था 0 एंड 0 के बाद स्लोप था 1। तो स्लोप कहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे 0 पे। लेकिन आर टी प्लस 1 में हमने कहा कि आर टी माइनस टी नॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका स्लोप कहाँ पे चेंज होगा, टी नॉट पे। तो यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू है -1, तो स्लोप कहाँ पे चेंज होगा, -1 पे।
तो देखिए -1 पे हमारा स्लोप चेंज होगा एंड -1 के पहले क्या होगा, 0 होगा एंड इसके बाद स्लोप 1 होगा। इसके बाद स्लोप 1 होने का मतलब कि -1 पे वैल्यू 0 है। स्लोप 1 होने का मतलब कि 1 यूनिट आगे बढ़ने पे इसका एम्पलीट्यूड 1 यूनिट y में जाएगा। 1 यूनिट x में जाने पे स्लोप 1 है तो y में भी 1 जाएगा। 1 पे हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे देखिए ये 2 यूनिट हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसे ही स्लोप 1 है तो -1 से यदि हम 5 पे जाते हैं, -1 से हम 5 पे जाते हैं तो कितने का चेंज हो गया, 6 पे। तो 5 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो स्लोप का मीनिंग ये है कि जितना x में जाएंगे, जितना स्लोप है उतना टाइम्स y में जाएगा। इसका स्लोप 2 होता तो -1 से हम 5 पे जाते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 5 हो जाता, मतलब यहाँ पे वैल्यू 10 हो जाता। सॉरी 6 यूनिट आगे जा रहा है ना, -1 से 5 जाने में 6 यूनिट x में जा रहा है। तो यदि स्लोप 2 होता तो 12 वैल्यू होता 6 पे, लेकिन यहाँ पे स्लोप 1 है तो 6 यूनिट आगे जाने पे वैल्यू 6 होगा। ठीक ऐसे ही r t-1 है तो यहाँ पे r t-t0 के फॉर्म में देखेंगे तो वैल्यू कितना हो गया, t0 की 1 हो गया। t0 का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब कि स्लोप इज चेंज्ड एट t इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 1 पे स्लोप चेंज होगा। तो देखिए 1 पे स्लोप चेंज हो रहा है, 1 से लेस के लिए स्लोप है 0, 1 से ग्रेटर के लिए हो जाएगा स्लोप 1। ठीक है, तो ऐसे हम शिफ्टेड रैंप फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। ठीक है, अब है एक क्वेश्चन, एक्सप्रेस f ऑफ t यूजिंग शिफ्टेड रैंप फंक्शन। एक हमारा f ऑफ t है, -5 के पहले 0 है वैल्यू एंड 5 के बाद 0 है वैल्यू, -5 और 0 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है एंड 0 पे वैल्यू है 15। 0 पे वैल्यू है 15 एंड 0 एंड 5 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है एंड 5 पे वैल्यू है 0। तो देखिए -5 के पहले स्लोप कितना हो गया, 0, -5 और 0 के बीच में स्लोप कितना हो गया, देखिए y में कितना है 15, x में कितना है 5, तो y इसका स्लोप हो जाएगा y बाई एक्स। 15 है y में, x में है 5, तो 15/5 इसका स्लोप हो जाएगा 3 एंड स्लोप होगा पॉजिटिव एंड इसका स्लोप कितना होगा, 15/5 3 होगा, लेकिन स्लोप क्या है, एंगल मोर देन 90 है तो स्लोप होगा नेगेटिव -3 एंड 5 के बाद है स्लोप 0। तो देखिए स्लोप कहाँ पे चेंज हो रहा है, स्लोप -5 पे चेंज हो रहा है, इसके पहले स्लोप है 0 एंड -5 और 0 के बीच में स्लोप है 3। तो स्लोप यहाँ पे चेंज हो रहा है 0 to 3, यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है 3 to -3। ठीक है, एक स्लोप चेंज हो रहा है 5 पे -3 to 0। तो जहाँ जहाँ स्लोप चेंज होगा वहाँ एक रैंप फंक्शन ऐड हो रहा होगा तभी स्लोप चेंज हो रहा है ना। कोई स्ट्रेट लाइन ऐड होगा तभी तो जो है स्लोप चेंज हो रहा है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम रैंप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ टी को शिफ्टेड रैंप सिग्नल के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब कि यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐड हो रहा होगा, यहाँ पे भी एक स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी 0 पे भी एक स्ट्रेट लाइन ऐड हो रहा होगा। 5 पे वैल्यू चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ऐड हो रहा होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे शिफ्टेड रैंप फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो चेंज इन स्लोप हम लिखेंगे फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। जैसे -5 पे हमें एक रैंप फंक्शन ऐड करना होगा
0 पे ऐड करना होगा, 5 पे ऐड करना होगा। तो -5 पे जब हम रैंप फंक्शन ऐड करेंगे तो यहाँ पे चेंज इन स्लोप कितना होगा, फाइनल स्लोप मतलब -5 के जस्ट बाद स्लोप 3, -5 के जस्ट पहले इनिशियल स्लोप 0। तो फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप कितना हो जाएगा, 3 - 0। ये हो गया चेंज इन स्लोप। अब यहाँ पे हम एक रैंप फंक्शन ऐड करना है तो हम लिखेंगे आर टी -5 से स्टार्ट करना है, तो आर टी -5, ठीक है, प्लस एक स्लोप यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी एक रैंप फंक्शन हमें ऐड करना होगा। एंड चेंज इन स्लोप कितना होगा, फाइनल स्लोप -3 माइनस इनिशियल स्लोप 3। तो चेंज इन स्लोप कितना हो जाएगा, -3 - 3। एंड यहाँ पे रैंप फंक्शन रैंप सिग्नल को हमें ऐड करना होगा तो क्या होगा, आर टी -0, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगा 0। एंड एक रैंप फंक्शन 5 पे ऐड करना होगा, 5 पे ऐड करना होगा। यहाँ पे चेंज इन स्लोप क्या है, फाइनल स्लोप हो गया 0 माइनस इनिशियल स्लोप -3, तो 0 -3। एंड यहाँ पे जो रैंप सिग्नल हम ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा, आर टी -5, क्योंकि 5 है, टी नॉट की वैल्यू 5 है। तो इसको हम सॉल्व करके लिख लेंगे, 3RT + 5 - 6RT + 3RT - 3। तो इस सिग्नल जो कि f ऑफ टी था एक ट्रेंगल शेप में, इसको हम रैंप शिफ्टेड रैंप के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट पीटी यूजिंग द शिफ्टेड रैंप सिग्नल। ये पीटी है तो इसको भी हमें शिफ्टेड रैंप सिग्नल के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये है 3 के पहले 0 है, वैल्यू 3 के पहले 0 है एंड 3 और 4 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे 4 पे वैल्यू है 2, तो 2 एंड इसका स्लोप कितना होगा, y में 2 x में 1। तो dy/dx करेंगे स्लोप निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, 2/1 = 2। मतलब इस 3 और 4 के बीच में स्लोप कितना होगा, 2। 3 के पहले स्लोप कितना होगा, 0। एंड 4 के बाद स्लोप कितना होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो dy की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो dy/dx स्लोप 0 हो जाएगा। तो स्लोप कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, एक देखिए 3 पे स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसके बाद स्लोप है 2, उसके पहले है 0, स्लोप चेंज मतलब यहाँ पे एक रैंप फंक्शन हमें ऐड करना होगा। एंड 4 पे हमें स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि देखिए 4 के जस्ट बाद है 0, 4 के जस्ट पहले है 2, तो यहाँ पे एक स्लोप, मतलब कि दो रैंप सिग्नल से मिलके ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, फाइनल स्लोप देखिए यहाँ 3 वाला रैंप फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, ये हो गया 2 - 0 चेंज इन स्लोप। एंड रैंप सिग्नल कहाँ पे ऐड करना है, 3 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं RT -3 प्लस यहाँ पे एक रैंप फंक्शन ऐड करना होगा। यहाँ पे चेंज इन स्लोप क्या है, फाइनल स्लोप 0 इनिशियल स्लोप 2, तो 0 - 2। एंड इसको हम 4 पे है तो टी नॉट की वैल्यू 4 हो गया, तो RT -4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके 2RT -3 - 2RT -4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल f ऑफ t यूजिंग द शिफ्टेड रैंप सिग्नल एंड शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। देखिए इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए। ये इस क्वेश्चन में देखिए इसका एम्पलीट्यूड 0 था, 3 तक 0 था, उसके बाद एम्पलीट्यूड स्मूथली कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था, एम्पलीट्यूड उसके बाद कांस्टेंट हो गया, कहीं पे सडन चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या है, ठीक है।
इसमें क्या है, जब माइनस इन्फिनिटी से आ रहे थे तो 3 तक तो 0 था, 3 से 4 के बीच में गए तो स्मूथली इंक्रीज कर रहा था, मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था। लेकिन 4 के जस्ट बाद, इसके पहले वैल्यू है 2, 4 पे वैल्यू है 2, लेकिन 4 के जस्ट बाद अचानक से 0 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे एक सडन चेंज ऑफ स्टेप हुआ है, मतलब कि एक सिग्नल यहाँ पे स्टेप सिग्नल जो है सब्सट्रैक्ट हुआ है, तभी तो अचानक से ये हो गया। यहाँ पे देखिए अचानक से नहीं हुआ। तो इसमें देखिए स्लोप 3 और 4 के बीच में यहाँ पे भी 2 है, 3 के पहले स्लोप है 0, 4 के बाद है स्लोप 0। तो यहाँ पे एक रैंप सिग्नल आएगा 3 पे, यहाँ पे भी स्लोप चेंज हो रहा है 0 एंड फाइनल स्लोप है 0 एंड इनिशियल स्लोप है 2। तो यहाँ पे भी एक रैंप सिग्नल आएगा क्योंकि चेंज इन स्लोप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप चेंज भी हो रहा है। देखिए फाइनल वैल्यू है इतना, सेम इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक स्टेप सिग्नल भी ऐड हो रहा होगा या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, या इस केस में जो है सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें देखिए इसमें भी कोई सडन चेंज नहीं था, तो हम केवल आरटी के फॉर्म में लिखें। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए कहीं सडन चेंज नहीं हो रहा था, स्मूथली इंक्रीज कर रहा था, स्मूथली डिक्रीज कर रहा था, फिर 0 हो रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, स्मूथली 0 है, स्मूथली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सडन चेंज हो गया। सडन चेंज जहाँ जहाँ होगा आरटी के साथ साथ एक यूनिट स्टेप सिग्नल भी आएगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा देखिए ये जो सिग्नल था ये सिग्नल था -3 तक जो है 0 था, 3 से 4 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन था, 4 पे वैल्यू 2 था, उसके बाद कांस्टेंट था। यदि इस सिग्नल में से हम 2 यूनिट का एक 4 से स्टार्ट होने वाला स्टेप सिग्नल यदि हम डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है, इसके बाद 2 है, तो हम ये वैल्यू को हम 0 करना चाह रहे हैं। तो 4 से स्टार्ट होने वाला एक स्टेप सिग्नल को हम यदि हम सब्सट्रैक्ट कर दें, इस सिग्नल में से ये सिग्नल सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये सिग्नल बचेगा। इसी सिग्नल को तो रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो इस सिग्नल को ये सिग्नल को हम ऑलरेडी जो है शिफ्टेड रैंप सिग्नल के फॉर्म में लिख चुके थे। क्या था, 2r(t-3 2r(t-4)। इस सिग्नल को ऑलरेडी लिख चुके थे। इस सिग्नल में से यदि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 2 है, तो 2ut-4, क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहा है। यदि इसमें से इसको घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सिग्नल मिल जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2r(t-3 2r(t-4) माइनस इसको सब्सट्रैक्ट कर दिए 2ut-4। तो इस सिग्नल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, डायरेक्ट सोच सकते हैं कि यहाँ पे रैंप सिग्नल जो है ऐड होगा, यहाँ पे रैंप सिग्नल होगा, साथ साथ एक स्टेप भी ऐड होगा। तो फाइनल स्लोप 2 माइनस इनिशियल स्लोप 0, चेंज इन स्लोप हो गया 2, आर कहाँ पे है, 3 पे है, तो r(t-3), यहाँ पे फाइनल स्लोप है 0, इनिशियल स्लोप है 2, तो फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप आ जाएगा -2। कहाँ पे होगा रैंप, 4 पे, तो -2r(t-4). साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टेप चेंज हो रहा है। चेंज कहाँ पे हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, स्टेप इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि -2 यूनिट था, फाइनल वैल्यू 0 हो रहा है, इनिशियल वैल्यू 2 था, तो -2ut-4, 4 से स्टार्ट होने वाला स्टेप 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। RT को हम डिफाइन करते हैं, RT इज इक्वल टू T व्हेन T ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन T इज लेस देन 0। तो क्वेश्चन है प्लॉट R2T एंड
R2t-4। जब RT ये है तो R2t को प्लॉट करना है, तो t की जगह इस पूरे फंक्शन में RT की जगह हम 2t रख देंगे। t की जगह 2t रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 when 2t is less than 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t when t greater than or equal to 0, 0 when t less than 0। इसका मतलब कि 0 से लेस के लिए वैल्यू 0 होगा एंड 0 से ग्रेटर के लिए एक टू स्लोप का लाइन होगा। इसको हम 2RT के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सिग्नल है R2t-4। R2t-4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए RT में t की जगह हम 2t-4 हम पुट कर दें इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो उस एक्सप्रेशन को हम प्लॉट कर देंगे तो इसका ग्राफ हमें मिल जाएगा। तो इसमें हम t की जगह क्या डाल रहे हैं, 2t-4, तो t की जगह हो जाएगा 2t-4 when 2t-4 is greater than or equal to 0 and 0 when t की जगह हम क्या डाल देंगे, 2t-4 less than 0। जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2t-4 when इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t greater than or equal to 2 and 0 when t is less than, ये भी होगा 2। ठीक है, तो इस सिग्नल को अब प्लॉट कर लेंगे, बस स्ट्रेट लाइन है। 2 से लेस के लिए वैल्यू होगा 0 एंड 2 से ग्रेटर के लिए क्या होगा, 2t-4 का स्ट्रेट लाइन होगा। तो 2t-4 का स्ट्रेट लाइन का मतलब कि यहाँ से एक टू स्लोप का लाइन होगा एंड इसका y इंटरसेप्ट -4 होगा। ये y इंटरसेप्ट बताता है तो -4 होगा, लेकिन इसके पहले 0 है तो केवल इसके बाद वाला होगा, मतलब कि इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये -4 पे आएगा, बट एक्चुअल ग्राफ 2 से ग्रेटर के लिए ही होगा। ठीक है, ये है डेल टी फंक्शन, और डेल टी फंक्शन का हम एरिया लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो आता है यूटी। डेल टी को इंटीग्रेट करेंगे -∞ से t तो आएगा यूटी हम प्लॉट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। ये है हमारा जीटी को हम लिख सकते हैं, ये जो सिग्नल है -3 से स्टार्ट हो रहा है 2 एम्पलीट्यूड का, तो ये शिफ्टेड स्टेप सिग्नल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ut+3। ठीक है, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, जब हम इम्पल्स को इंटीग्रेट कर रहे थे तो स्टेप सिग्नल मिल रहा था, तो जब स्टेप को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक इम्पल्स मिलना चाहिए। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ut+3। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल टी। यूटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल टी मिलता है, तो 2ut+3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2del t+3। 2del t+3 जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो आ जाएगा 2 एरिया का t-3 पे 2 एरिया का एक इम्पल्स आ जाएगा। तो देखिए इम्पल्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, जब इम्पल्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो इम्पल्स यूनिट स्टेप आएगा, और यूनिट स्टेप को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इम्पल्स आएगा। ठीक है, हम एक्सप्रेशन निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके हम देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं। तो देखिए यूनिट स्टेप है तो जहाँ पे स्टेप चेंज होगा वहीं पे इम्पल्स आएगा। देखिए -3 पे स्टेप चेंज हो रहा है, -3 पे स्टेप चेंज हो रहा है, और एम्पलीट्यूड चेंज इन एम्पलीट्यूड कितना है, 2 एम्पलीट्यूड यहाँ पे है और इसके पहले है 0, तो 2 एरिया का यहाँ पे एक इम्पल्स मिलेगा, क्योंकि -3 के जस्ट बाद एम्पलीट्यूड है 2, इसके पहले है 0, तो यहाँ पे स्टेप चेंज हो रहा है -3 पे, तो यहाँ पे एक इम्पल्स आएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए -3 पे एक इम्पल्स आया 2 एरिया का। ऐसे ही इसको हम इंटीग्रेट किए थे तो आया था यूनिट स्टेप, तो
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी आना चाहिए था। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कहाँ पे देखिए कहाँ पे स्टेप चेंज हो रहा है, तो जीरो पे स्टेप चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि जीरो पे ही इम्पल्स आएगा। और इसका एरिया कितना होगा, जितना चेंज इन स्टेप होगा, 1 - 0 तो 1। तो यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है, तो मतलब हम केवल डेल टी लिख सकते हैं, या फिर 1 डेल टी, या फिर ये यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 डेल टी आ जाता। ठीक है। स्केच द ग्राफ ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी है -5 पे, इम्पल्स है 3 एरिया का, -2 पे, -5 एरिया का, 3 पे 6 एरिया का। इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी डी टी इक्वल टू क्या होगा, यू टी होगा। ठीक है, यू टी होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये एक्चुअली बताता है एरिया। इसको हम लिख सकते हैं 3 डेल टी प्लस 5। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 डेल टी प्लस 5 डी टी, तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी प्लस 5 डी टी, और ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन तो होता है 1, तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब कि ये -5 पे यदि 3 यूनिट का 3, इसको हम एरिया बोलते हैं एक्चुअली। जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड नहीं होता है, एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी होता है, उसका एरिया होता है वो। तो यहाँ पे एरिया है 3। तो -5 पे एक इम्पल्स है जिसका कि एरिया है 3। जब इसको इंटीग्रेट किए तो क्या आया, 3। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 3। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, -5। इसको इंटीग्रेट करेंगे, केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 6। तो हमें इंटीग्रेट करना है पूरे सिग्नल को। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन है -∞ से t f ऑफ t, इसको इंटीग्रेट, तो -5 जब तक ये इम्पल्स नहीं आएगा, तो -5 इस इम्पल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 3, क्योंकि आया था 3। तो -5 से स्टार्ट होगा 3 कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का, लेकिन जैसे ही ये इम्पल्स आएगा, इसका भी एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। पहले से कितना था, 3 था, अब ऐड हो जाएगा कितना, -5। तो 3 -5 कितना आ जाएगा, -2। तो -2 के बाद एम्पलीट्यूड स्टार्ट हो जाएगा -2 का। जब तक ये इम्पल्स नहीं आएगा, -2 एम्पलीट्यूड से ही कांस्टेंट चलता रहेगा। जैसे ही ये इम्पल्स आएगा t इक्वल टू 3 पे, तो -2 था अभी तक इंटीग्रेशन या एरिया, इंटीग्रेशन बोल दीजिए। अब यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6। तो -2 में 3 पे 6 एरिया का आ गया है, तो -2 में 6 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 4। तो देखिए -5 टू -2 एम्पलीट्यूड 3, -2 टू 3 एम्पलीट्यूड -2, 3 ऑनवर्ड हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये डेल के फॉर्म में था, इसका इंटीग्रेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। या एक दूसरा तरीका है, इसको हम एफ ऑफ टी को डेल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, -5 पे एक इम्पल्स है तो इसको लिख सकते हैं 3 डेल ऑफ टी प्लस 5 -5 डेल टी प्लस 2 प्लस डेल प्लस 6 डेल टी -3। इस फॉर्म में एफ ऑफ टी को लिख सकते हैं। और हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी लिखना है, तो इंटीग्रेशन -∞ से t एफ ऑफ टी डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, यूनिट स्टेप। यहाँ पे भी हमने देखा था, डेल को इंटीग्रेट करेंगे -∞ से t डेल टी,
तो क्या आएगा, यूनिट स्टेप। ठीक है, तो ये थ्री आ जाएगा, डेल हमारा यू बन जाएगा यू टी प्लस 5 माइनस 5, डेल हमारा यू बन जाएगा यू टी प्लस 2 प्लस 6, डेल हमारा यू टी प्लस 3। अब ये हो गया इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू। अब ये हमारा इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, इसको हम प्लॉट करेंगे तो यही सेम सिग्नल मिलेगा। तो आप डायरेक्ट मतलब इससे कर सकते हैं, या फिर जो है एक्सप्रेशन लिख के उसको इंटीग्रेट करके इसको प्लॉट करेंगे तो सेम चीज़ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल एफ ऑफ टी इज, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव जो स्लोप होता है वो एक्चुअली डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव निकालना है, -3 के पहले क्या है, स्लोप ज़ीरो है, इसका मतलब कि डेरिवेटिव ज़ीरो है। -3 और 0 के बीच में स्लोप कितना है, y में कितना है, देखिए 9 है, x में 3 है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 3। -3 के पहले स्लोप कितना है, 0, एंड 0 एंड 2 के बीच में कांस्टेंट वैल्यू है, तो dy/dx मतलब y में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी स्लोप क्या है, 0। एंड 2 एंड 7 के बीच में क्या है, स्लोप हमारा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मतलब जो है एंगल लेस देन 90 है। एंड चेंज इन y क्या है, चेंज इन y है 10, एंड चेंज इन x कितना है 5, तो इसका भी स्लोप कितना होगा 10/5 मतलब 2। सही है, टेन बाई 5 2, एंड इसके बाद स्लोप कितना हो जाएगा 0। तो देखिए डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब कि यहाँ इसके डेरिवेटिव जो होगा उसका वैल्यू 0 होगा -3 तक, -3 to 0 3 हो जाएगा डेरिवेटिव, एंड 0 to 2 0 हो जाएगा, एंड 2 to 7 2 हो जाएगा डेरिवेटिव, एंड 7 अनवर्ड 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, कैसा होगा, -3 के पहले 0 होगा, -3 के पहले 0 होगा, एंड -3 to 0 3 होगा, -3 to 0 स्लोप 3 है, तो इसके डेरिवेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एंड 0 एंड 2 के बीच में स्लोप 0 था, 0 एंड 2 के बीच में स्लोप 0 था, तो 0 एंड 2 के बीच में हो जाएगा वैल्यू 0, एंड -2 एंड 7 के बीच में स्लोप हो जाएगा 2, तो 2 एंड 7 के बीच में एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2। लेकिन देखिए यहाँ पे स्लोप तो 0 3 0 2 एंड 0 चेंज हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्मूथली ये जो है 0 था, फिर स्मूथली इंक्रीज किया, लेकिन t = 0 पे ही ये अचानक 9 to 15 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे f ऑफ t में ये एक एडिशन हुआ होगा ut का। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं f ऑफ t को, तो ut में एडिशन f ऑफ t में ut का एडिशन हुआ होगा t = 0 पे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ut क्या हो जाएगा डेल t, मतलब कि यहाँ पे एक स्टेप चेंज हो रहा है f ऑफ t में, तो उसके डिफरेंशिएशन में क्या इफेक्ट होगा, एक इम्पल्स आएगा, वो भी कितने एरिया का, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू था 9, यहाँ पे वैल्यू 9 to 15 स्टेप चेंज हो रहा है, तो स्टेप चेंज कितने का था 15 - 9 कितना हुआ 6, तो 6 स्टेप का यहाँ पे चेंज हो रहा है f ऑफ t में, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 एरिया का एक इम्पल्स आएगा। तो देखिए
यहाँ पे एक ज़ीरो पे एक इम्पल्स भी आएगा, जो डेरिवेटिव हमने किया वो उसके साथ साथ एक इम्पल्स भी आएगा यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे, उसका एरिया होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप चेंज आया, फिर स्मूथली ये जो है 0 हुआ, 0 वैल्यू 15 हुआ यहाँ तक, एंड यहाँ पे अचानक वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पे अचानक वैल्यू 15 टू -10 हो गया। इसका मतलब कि एफ ऑफ टी में एक स्टेप चेंज सब्सट्रैक्ट हुआ है, एक स्टेप सिग्नल सब्सट्रैक्ट हुआ है, जो कि स्टार्ट हो रहा होगा t इज इक्वल टू 2 से। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ टी को, तो एक इम्पल्स यहाँ पे भी अपीयर होगा। उस इम्पल्स का एम्पलीट्यूड कितना होगा कि फाइनल एम्पलीट्यूड है t इज इक्वल टू 0 पे 2 पे -10, इनिशियली 15 था, तो -10 -15 -25, मतलब कि t इज इक्वल टू 2 पे -25 एरिया का एक इम्पल्स आएगा। तो ये देखिए t इज इक्वल टू 2 पे एक -25 एरिया का एक इम्पल्स आया। ठीक है, तो इधर वैल्यू 0 है, इधर वैल्यू 3 है, इधर वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू है, इधर वैल्यू 0 है, लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पल्स t इज इक्वल टू 0 पे आया, t इज इक्वल टू 2 पे आया। ठीक है, ये इम्पल्स क्यों आया? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे सडन चेंज हो रहा था, तो उसका एरिया कितना होगा इम्पल्स का? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एक स्टेप चेंज यहाँ पे हुआ t इज इक्वल टू 2 पे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो इम्पल्स आएगा उसका एरिया कितना होगा? -10 -15 इक्वल टू -25। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सिग्नल का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये बात याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ ए स्ट्रेट लाइन will give the slope and the derivative of a step signal will always appear a impulse. Next question है, represent the following signal f of t in terms of gt. f of t है स्टेयर टाइप का, ठीक है, -3 to 3 वैल्यू है, उसके अलावा 0 है। तो एफ ऑफ टी को रिप्रेजेंट करना है जीटी के फॉर्म में। जीटी हमारा क्या है? -1 to 1 एक पल्स है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1 का। इसको एफ ऑफ टी के फॉर्म जीटी के फॉर्म में लिखना है एफ ऑफ टी को। तो एफ ऑफ टी को हम ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, -3 to 3 एक 1 यूनिट का ही सिग्नल हम कर दें, -3 to 3 1 यूनिट का, एंड -2 to 2, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 हुआ है, यहाँ पे 1 था, तो हम 1 ही रखते हैं ताकि ऐड करने के बाद 2 हो जाएगा। तो -2 और 2 के बीच में हम 1 यूनिट का एक मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1 का रखते हैं, एंड -1 और 1 के बीच में एम्पलीट्यूड 3 है, तो इसका 1 इसका 1, हम इसका भी 1 एम्पलीट्यूड रख देते हैं, इसका भी हम 1 एम्पलीट्यूड रख देते हैं -1 1 के बीच में। तो देखिए -1 और 1 के बीच में ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो -1 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 3, तो -1 और 1 के बीच में 3 हो जाएगा। -1 और 2 के बीच में ये क्या है? 0 है, ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 1 है, तो 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में 0 + 1 + 1 इक्वल टू 2, तो 1 और 2 के बीच में 2। ठीक ऐसे ही -1 और -2 के बीच में भी 0 + 1 + 1 इक्वल टू 2, तो -1 और -2 के बीच में भी 2 आ जाएगा। -2 और 3 के बीच में ये 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो 0 + 0 + 1 इक्वल टू 1, तो 2 एंड 3 के बीच में एम्पलीट्यूड हो गया 1। ऐसे ही -2 एंड -3 के बीच में 0 + 0 + 1 इक्वल टू 1। ठीक है,
तो इस सिग्नल को एफ ऑफ टी को यदि हम इसको हम f1t कहें, इसको f2t कहें, f3t कहें, तो इन तीनों को ऐड कर दें तो ये सिग्नल आ जाएगा। इसका मतलब कि केवल हमको इसको जो है जी ऑफ टी के फॉर्म में लिख दें तो काम बन जाएगा हमारा। तो जी ऑफ टी है -1 और 1 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1, ये है -3 और 3 के बीच में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1। अब देखिए इस सेम सिग्नल का एक्सपेंशन हुआ है, एम्पलीट्यूड सेम है, ये एक्सपेंड हुआ है। इसका मतलब कि इसका हम टाइम स्केलिंग करके ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम टाइम स्केलिंग करके कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ ए टी होगा, जी ऑफ ए टी हम करेंगे, जी ऑफ टी ये है, हम जी ऑफ ए टी करेंगे। यदि ए ग्रेटर देन होगा तो हर एक टाइम इंस्टेंट में डिवाइड होगा। किसी ग्रेटर संख्या में हम -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? और श्रिंक हो जाएगा। मतलब कि ए की वैल्यू ग्रेटर होगी तो और श्रिंक होगा। हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है। तो हमें क्या करना होगा? एक छोटी वैल्यू से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब कि हम कर दें 3 टाइम्स एक्सपेंड हो रहा है, ये 3 टाइम्स एक्सपेंड हो रहा है, तो हम a की वैल्यू 1/3 रखते हैं एंड t करते हैं। अब देखिए gt ये है, g 1/3 इंटू टी, a की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 हम करेंगे इसमें, तो 1/3 डिवाइड बाई 1/3, तो ये कितना चला जाएगा 3 पे, एंड -1 को डिवाइड करेंगे 1/3 से तो ये कहाँ चला जाएगा -3 पे। तो हम f1t को हम g ऑफ 1/3 इंटू टी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ 1/2 इंटू टी। ठीक है, ये तो हमारा gt है ही। तो बस इन तीनों सिग्नल को ऐड करने के बाद ही ये मिला है। तो एफ ऑफ टी को हम दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। तो f1t प्लस f2t प्लस ft3 इक्वल टू ft हो गया। ठीक है, gt हमारा f1t हमारा हो गया g/3 प्लस g/2 प्लस gt। तो ये हो गया हमारा f ऑफ t इन टर्म्स ऑफ gt। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।